17th सेंचुरी इंडिया दुनिया का रिचेस्ट रीजन और साउथ एशिया का बिगेस्ट ट्रेडिंग हब। बट फास्ट फॉरवर्ड टू मिड 19th सेंचुरी, इसका रीज़न था ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन, एक्सप्लॉयटेशन, इकोनॉमिक कोलैप्स एंड अ नेशन डिवाइडेड। ये स्टोरी है एक ट्रेडिंग कंपनी की विच टुक ओवर एन एंटायर कंट्री। लेट 1500s में इंग्लैंड साउथ एशियन कंट्री से ट्रेड करना चाहता था ड्यू टू क्रेजी डिमांड इन स्पाइसेस, सिल्क और बाकी सारी कूल चीज़ें। प्रॉब्लम ये थी कि पोर्टुगीज़ ये ट्रेड रूट ऑलरेडी कंट्रोल करते थे, तो इनसे कम्पीट करने के लिए कुछ छोटे ब्रिटिश मर्चेंट्स साथ में मिलकर बनाते हैं द ईस्ट इंडिया कंपनी, और क्वीन के परमिशन के साथ वो आते हैं इंडिया। इंडिया में इस समय मुगल्स का राज था और इंडिया के पास बहुत से हाई डिमांडिंग गुड्स थे, और वो इन गुड्स को ट्रेड करने का डिसाइड करते हैं, जिससे दुनिया भर के ट्रेडर्स इंडिया में आने लगे, विच मेड इंडिया सुपर रिच। मीनवाइल एक छोटी सी ट्रेडिंग कंपनी इंडिया आती है। क्या हम यहाँ ट्रेड कर सकते हैं? No. प्लीज। Okay. और बस कुछ सालों में ब्रिटिश इंडिया में अपनी फैक्ट्रीज चालू कर देते हैं। ओवर टाइम वो इन फैक्ट्रीज से और भी ज़्यादा रिच होते गए, विच मेड देम सुपर रिच एंड दे बिकेम ग्रीडी। और अब उन्हें बस ट्रेडिंग नहीं लेकिन पॉलिटिकल पावर भी चाहिए थी, जिससे उनके लिए ट्रेडिंग ओवरऑल और प्रॉफिटेबल और इजी होती। और कंपनी डिसाइड करती है कि वो डायरेक्ट मुगल से लड़ेंगे। एंड जस्ट टू रिमाइंड यू, मुगल एम्पायर इस समय दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट एम्पायर था, और ये छोटी सी ट्रेडिंग कंपनी दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग एम्पायर से पंगा लेने वाली थी। देन 1686 में कंपनी मुगल्स के कुछ पोर्ट्स पर अटैक करती है, और उनका यह अटैक कुछ ऐसा गया। इस हार के बाद कंपनी पूरी तरह बैंकरप्ट हो जाती है, और उन्हें सुल्तान से माफ़ी मांगकर सुल्तान को अपनी लॉयल्टी प्लेज करनी पड़ती है। सुल्तान औरंगजेब उन्हें 15,000 के फाइन के साथ माफ़ कर देता है। इसके बाद कंपनी वापस ट्रेडिंग पे फोकस करने लगती है, लेकिन इस डिफीट से उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट लेसन सीखा कि वो इंडिया बाय फोर्स तो नहीं ले सकते। इसीलिए अब लड़ने की जगह वो पॉलिटिक्स, ब्राइबरी और मैनिपुलेशन यूज करते हैं टू गेन सम लोकल इन्फ्लुएंस। अगले 60-70 साल में मुगल एम्पायर धीरे धीरे वीक होता गया, और कंपनी सुपर रिच, इतने रिच कि उनके पास अभी खुद की प्राइवेट आर्मी थी। और अब टाइम था फॉर Round 2. 1750s में लोकल रूलर्स अपना अपना किंगडम खुद चला रहे थे। इस समय बंगाल का नवाब था सीरज उद दौला, एंड सीरज हेटेड ब्रिटिशर्स, जो कि वैलिड भी था। ब्रिटिशर्स बंगाल में कई सालों से ट्रेडिंग के साथ साथ काफ़ी सस्पिशियस चीज़ें कर रहे थे, जैसे कि टैक्सेस में घोटाला करना, लोकल पॉलिटिक्स में इंटरफेरेंस करना, और विदाउट परमिशन कोलकाता में अपने फोर्ट को फोर्टिफाई करना। देन इन 1756 सीरज कंपनी के हेडक्वार्टर कोलकाता पर अटैक कर उसे कैप्चर कर लेता है, एंड इस इवेंट को ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता भी बोलते हैं, जहाँ कई ब्रिटिश प्रिजनर्स की डंजन में ओवरनाइट मौत हो जाती है, जिससे बाद में कंपनी ने काफ़ी ओवर एग्जैजरेट भी किया था। देन एक साल बाद कंपनी के मिलिट्री जीनियस रॉबर्ट क्लीव को भेजती है कलकत्ता, एंड इन 1757 वो कलकत्ता सक्सेसफुली रिकैप्चर कर लेता है। रॉबर्ट क्लीव ने कलकत्ता वापस ले लिया था, और कंपनी के पास फिर से कॉन्फिडेंस आ गया, लेकिन सीरज उद दौला ये हार भूलने नहीं वाला था। एंड इसी रिवेंज के चक्कर में बंगाल का नवाब, ब्रिटिश कंपनी और कुछ ग्रीडी इंडियन नोबल सभी एक बड़े क्लैश के लिए रेडी हो रहे थे। यही क्लैश इंडिया की हिस्ट्री का एक टर्निंग पॉइंट बनने वाला था।